अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूँ फवाज़ ज़ैदी और मैं हूँ किरण आफ्ताब। सदर मुमलिकत इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं, आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान दुनिया के अंदर, दुनिया को ज़रूरत है इन चीज़ों की। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, लोग मिसाल देते हैं जी फ़लाने मुल्क ने रिजेक्ट कर दिया, फ़लाने मुल्क ने रिजेक्ट कर दिया। एक तो एप्पल्स एंड ऑरेंजेस की बात करते हैं कि क्या रिजेक्ट हुआ, क्या एक्सेप्ट हुआ, और जिन ममालिक ने इसको रिजेक्ट किया उनके अपने सिस्टम्स बेहतर हैं, मजबूत हैं, इस वजह से उन्होंने ईवीएम को रिजेक्ट किया होगा किसी फॉर्मेट को। हमारे सिस्टम्स की कमज़ोरी की वजह से हमें ये चीज़ चाहिए, तो ये हमारी ज़रूरत है। तो ख़वातीन व हज़रात, आपकी समा खराशी ज़रूर हुई, मगर आपकी वजह से इतने अहम लोग आए हुए हैं, आप सब लोगों की वजह से मुझे ख्याल ये था कि ये टेलीविज़न पर जाकर ये बात ज़रा सा क्लैरिटी के साथ आवाम तक भी पहुँच जाएगी, जिनको कन्विंस करना, जिनको भरोसा दिलाना। सारा 5 साल इसी चक्कर में गुजर जाते हैं कि जी ये धांधली हुई, धांधली हुई, धांधली हुई, और होती भी है। तो लिहाजा धांधली का किस्सा ख़त्म करें, गवर्नमेंट क्लैरिटी के साथ इलेक्ट होकर मजबूत गवर्नमेंट आए जो मुल्क के मसाइल के अंदर क्लैरिटी ऑफ लीडरशिप रहे और मुल्क कन्फ्यूजन का शिकार ना हो कि गवर्नमेंट कैसी है। तो थैंक यू वेरी मच। हार्ड वर्क, शिबली फराज साहब, बाबर आवान साहब, आप सब लोगों ने जो इतनी मेहनत की है, पार्लियामेंट में मेहनत की है, सबको कन्विंस करने की कोशिश की है। कोई फिक्र नहीं करें, इंशाअल्लाह कौम कन्विंस होती जाएगी। हर नया कदम कभी कभी परेशानी का बायस होता है, लोग डरते हैं, मगर ये कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान जिस अंदाज से इन चीज़ों में तरक्की करेगा, सब चीज़ों में भी करेगा। तो आप सबको मुबारक हो। अल्लाह ताला हमें इसके अंदर हमारी मदद भी करे कि हम कामयाब भी हो जाएं और डिलीवर कर सकें जो इस हुकूमत ने प्रॉमिस किया है। शुक्रिया लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी इंतखाबी इस्लाहात की बात कर रहे थे और साथ के साथ इलेक्ट्रॉनिक रिफॉर्म्स का तस्करा उन्होंने करते हुए कहा कि ईवीएम बहुत ज़रूरी है। धांधली का किस्सा ख़त्म करें, कन्फ्यूजन का शिकार ना हो। आपका वोट लेकर जो हुकूमत आएगी वो बहुत आराम के साथ में काम करेगी, ये अवाम के लिए अच्छा है, ऐसा उन्होंने कहा। बिल्कुल कोई फिक्र ना करें, हर नया कदम बाज़ औक़ात परेशानी का बाइस होता है, मगर इंशाअल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेगा। आइंदा इलेक्शन ईवीएम पर होंगे, समंदर पार पाकिस्तानी वोट भी डाल सकेंगे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने इंतखाबी इस्लाहात बिल पर दस्तखत कर दिए हैं। तकरीब से खिताब में वफाकी वज़ीर शिबली फराज ने कहा कि आइंदा इलेक्शन ईवीएम से कराने के लिए काफ़ी वक्त मौजूद है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए पोलिंग की अरसे से कोशिशें जारी थीं। सदर आरिफ अलवी ने बिल के लिए कोशिशों पर वज़ीर आज़म को मुबारकबाद दी। उनका कहना था इस मशीन के जरिए शफाफ इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन हो सकेगा। और वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने मुखालिफिन को आड़े हाथों ले लिया। नून लीग वाले पूरा अखबार तक नहीं पढ़ते, पहले मालूमात हासिल करें फिर महंगाई पर बात कराएं। नून लीग और पीपी के अदवार की वजह से आज महंगाई है। सिंध हुकूमत से भी शिकायत की, कहा सिंध हुकूमत अवाम के मफाद में किसी भी काम पर विफाक से मुत्तफिक नहीं होती। फवाद चौधरी इलेक्शन कमीशन के फंड्स रोकने के सवाल पर बोले, अगर ईवीएम पर इलेक्शन होगा तो जितने फंड्स की जरूरत होगी जारी करेंगे। खान अब्बासी साहब का जो महंगाई के ऊपर इस वक्त एक विरद है, आज इन्हीं के करतूतों की वजह से पाकिस्तान में महंगाई है। अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी और शाहिद खान अब्बासी साहब अपनी दौर में पॉलिसीज़ बेहतर रखते और आज हमारी डिपेंडेंस ना होती अपनी इतनी ज़्यादा बाहर के ऊपर, तो हमारी महंगाई में हालात ये ना होते। शाहिद खान अब्बासी साहब ने जब मिनिस्ट्री संभाली थी अपनी गैस की, 1 रुपये का उसके ऊपर कर्जा नहीं था। जिस दिन ये छोड़ के गए 157 अरब रुपए का कर्जा छोड़ के चले गए, और जो पॉलिसीज़ देगी उनसे भी हमसे भी ये अभी तक जो है वो वापस कर्ज़ों से नहीं निकल पा रही। सिंध हुकूमत का जो किरदार है अभी तक, और वो ज़्यादातर जो है वो एंटी पीपल किरदार है, चाहे वो कीमतों का मामला हो, चाहे वो इलाज का मामला हो, चाहे कोई और सहूलत का मामला हो। हम देखते हैं कि वो एक स्पॉइलर का किरदार अदा करते हैं हमेशा। पीडीएम तो अब बेचारे जो है वो 5 चूहे घर से निकले करने चले शिकार, तो 1 चूहा अब बाकी रह गया है, बाकी तो सारे वैसे ही रास्ते में इधर उधर हो गए। अच्छा फौज चौधरी साहब ये बताइएगा कि आइन अपना रास्ता बनाएगा, ईवीएम के हवाले से, ईवीएम के हवाले बनाएगा, ईवीएम के हवाले से, ईवीएम के लिए इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए जो भी फंड चाहिए होंगे वो हम कमिटेड हम देंगे। चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल ने कहा है कि बिलियन ट्री मंसूबे की तहकीकात अभी बंद नहीं हुई, शजरकारी रिकॉर्ड की स्क्रूटनी की जा रही है। पेशावर में नैब दफ्तर के दौरे के मौके पर चेयरमैन नैब ने कहा बीआरटी का केस भी अभी सुप्रीम कोर्ट में जेर समाअत है। बीआरटी का मसला
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मुल्क का सबसे बड़ा इदारा है। जब भी फैसला होगा बहुत बेहतर फैसला होगा। दोनों जो जिन केसेस का बार बार हवाला दिया जाता है और जिनको तनकीद की बुनियाद बनाया जाता है वो नैब के पास नहीं है। एक पेशावर हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में ने केस को ख़त्म किया और दूसरा ये सुप्रीम कोर्ट के पास केस मौजूद है। अब ये कहा कि जी वो मिलियन और ट्रिलियन रुपीस खर्च हो गए हैं शजरकारी की मुहिम पर। शजरकारी की जो मुहिम है वो केस बंद नहीं हुआ, केस चल रहा है। कुछ दरख्त जो है वो KPK के केस में लगे हैं तो दूसरे 450 मील दूर जाके लगे। लेकिन जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है उसकी मुकम्मल स्क्रूटनी की जा रही है और मैं यानी फिर एक मरतबा ये कहता हूँ गैर जानिबदाराना फैसला होगा। मेरा जीना और मरना पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान है तो हम सब हैं। इसी मिट्टी में दफन होना है, इसी मिट्टी के लिए जिंदा रहना है और इसी मुल्क के लिए काम करना है जब तक के काम करने की अहलियत और सलाहियत मौजूद है। PMLN की शदीद तनकीद, मुल्क की हालात बदतर होते जा रहे हैं। हुक्मरानों को आवाम की बिल्कुल परवाह नहीं। लीग रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की हुकूमत पर तनकीद। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा PTI दौरे हुकूमत में हर चीज़ की कीमत 100% बढ़ चुकी है। महंगाई से बड़ी कोई नेशनल सिक्योरिटी नहीं। हालात को दुरुस्त करने का वाहिद रास्ता फौरी और शफाफ इंतखाबात है। मुल्क के इक़्तिसादी हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। हुक्मरान बेखबर और लापरवाह बैठे। इदारों के सरबराह मुतज़ाद बयान देते हैं। पिछले नवंबर की निस्बत महंगाई में 11.5% इजाफा हुआ है। बुनियादी जरूरियात की चीजें हैं उसमें 18.1% का इजाफा हुआ है। इस हुकूमत के 3 साल में हर चीज की कीमत कम से कम 100% बढ़ चुकी है। जो इदाद शुमार जारी किए उनको वापस ले लिया गया। हालांकि आज हकीकत यह है कि इस हुकूमत के इदाद शुमार में भी कोई इदारा एतमाद करने को तैयार नहीं है। कोई हुकूमती आदमी, कोई वज़ीर-ए-आज़म, किसी इदारे का सरबराह अवाम के सामने आने को तैयार नहीं है, बताने को तैयार नहीं है कि मुल्क में महंगाई क्यों हुई। आज सिर्फ एक रास्ता है, वो रास्ता है मुल्क में फौरी और शफाफ इंतखाबात। आज चेयरमैन नैब तो खामोश है, यहाँ के मुंह और कान बंद हैं, लेकिन एक दिन आएगा कि ये सब कुछ खुलेगा कि इमरान खान की टेबल पर बैठे हुए उसके करप्ट वज़रा ने जो फैसले किए आज उसकी कीमत पाकिस्तान की अवाम अदा कर रही है। बात की जाती है तो ये नेशनल सिक्योरिटी की ब्रीफिंग आपको देंगे। मुल्क में महंगाई से बड़ी नेशनल सिक्योरिटी कौन सी है? पाकिस्तान स्टॉक मार्केट रवा साल की सबसे बड़ी मंदी का शिकार हो गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 2134 पॉइंट्स की बड़ी मंदी रिकॉर्ड की गई, जिसके बाइस सरमायाकारों को करोड़ों का नुकसान हुआ। मार्केट का बेंचमार्क 100 इंडेक्स 45,368 पॉइंट से गिरकर 43,234 पॉइंट्स पर बंद हुआ। सरमायाकारों और स्टॉक तजियाकारों का कहना है कि बैंकारी निज़ाम में 6 माह के ट्रेजरी बिल्स पर शरह सूद 11.5% होना अलार्मिंग है। 14 दिसंबर को मॉनेटरी पॉलिसी में शरह सूद बढ़ सकती है। दूसरी जानिब अमरीकी डॉलर भी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा है। इंटरबैंक में आज अमरीकी डॉलर 94 पैसे इजाफे के साथ तारीख की बुलंद तरीन सतह 176 रुपये 42 पैसे पर बंद हुआ। रवा माली साल में 1 जुलाई से अब तक डॉलर 5 माह में 19 रुपये महंगा हो चुका है। FBI ने 38 शहरों के बाद कराची में गैर मनकुला जायदादों के लिए सरकारी निर्ख भी जारी कर दिए। बेशतर शहरों के लिए निर्ख में 10 से 15% तो बाज़ शहरों में 100% तक इजाफा कर दिया गया। शहर कायद में जायदादों के सरकारी निर्ख लगभग 60% तक बढ़ा दिए गए। रियल एस्टेट से वाबस्ता अफराद ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए एहतजाज की धमकी दे दी है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं शकील अहमद। किस शहर में कौन सा मकान, प्लॉट, फ्लैट और दफ्तर कितने का? फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 2.5 साल बाद नजरसानी शुदा रेट्स जारी कर दिए। 40 शहरों की फहरिस्त में 21 पुराने, 19 नए नाम शामिल हैं। लिस्ट में पंजाब के 13, सिंध के 3, खैबर पख्तूनख्वा के 2 और बलूचिस्तान के 1 नए शहर को जगह दी गई है। बेशतर शहरों में निर्ख 15% तक, कुछ में 100% और कराची में 60% तक बढ़ाए गए हैं।
कराची में A1 कैटेगरी के रहायशी ओपन प्लाट की कीमत 42,000 फी मुरब्बा गज से बढ़ाकर 73,125 रूपए, जबकि रहायशी तामीरशुदा का रेट 48,000 के बजाय 81,000 मुरब्बा गज होगा। कमर्शियल ओपन प्लाट 1,20,000 के बजाय 1,80,000 रूपए और तामीरशुदा कमर्शियल प्लॉट 81,000 रूपए के बजाय 1,01,250 रूपए फी मुरब्बा गज हो गया है। रियल एस्टेट एसोसिएशन ने नजरसानी शुदा सरकारी कीमतें मुस्तरद कर दी हैं। स्टेक होल्डर्स हैं उनको ऑनलाइन लिया ही नहीं गया। 1-2 दिन के अंदर अगर गवर्नमेंट ने इन ऑर्डर्स को एसआरओ को वापस ना लिया और या स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन के साथ वैल्यूएशन टेबल को ना बढ़ाया गया तो हम इसको एजिटेशन में जाएंगे और प्रोटेस्ट करेंगे। एफबीआर हुकाम का कहना है कि नई लिस्ट के मुताबिक जायदादों की सरकारी कीमत मार्केट वैल्यू की 95% हो चुकी है, जबकि रियल एस्टेट वालों ने 75% से ज्यादा सरकारी कीमत नाकाबिले कबूल करार दे दी है। स्मॉग से बचाव की आगाही, मुजस्मों और तस्वीरों की ज़बानी इसी बुलेटिन में देखिए। सुई नॉर्दर्न गैस के बाद सुई सदर ने भी ओगरा को गैस की कीमत में 58 रुपये 42 पैसे फी MMBTU इजाफे की दरखास्त दे दी। समाअत अब 6 दिसंबर को कराची में होगी। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी के मुताबिक सुई सदर ने गैस की औसत कीमत 838 रुपये 30 पैसे फी MMBTU मुकर्रर करने की दरखास्त दी है। इस दरखास्त में रवा माली साल के रेवेन्यू की ज़रूरत के लिए दी गई है, जिसका तखमीना 18 अरब 39 करोड़ रुपए है। इससे पहले सुई नॉर्दर्न ने गैस तो 107 रुपये 75 पैसे फी MMBTU महंगी करने की दरखास्त की थी, जिसका फैसला जल्द जारी किया जाएगा। के इलेक्ट्रिक ने पहले बिजली की कीमत में 29 पैसे इजाफे की दरख्वास्त की। नेपरा ने समाअत की तो 1 रुपया 38 पैसे फी यूनिट इजाफा मांग लिया। चेयरमैन नेपरा ने दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली है। के इलेक्ट्रिक की अक्टूबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की दरख्वास्त पर समाअत नेपरा हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में हुई। समाअत के दौरान के इलेक्ट्रिक हुकाम ने बताया है कि 2 रोज़ कबल मालूम हुआ कि अक्टूबर में बिजली की फ़ी यूनिट पैदावार लागत में 29 पैसे नहीं बल्कि 1 रुपया 38 पैसे फ़ी यूनिट इजाफा हुआ, इसलिए सार्फिन से इजाफी वसूली की इजाज़त दी जाए। चेयरमैन नेपरा ने के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर करते हुए कहा है कि समाअत से पहले ज़मीनी हक़ाइक़ तब्दील हो चुके थे, फ्यूल महंगा हो गया। नेपरा को इख्तियार है कि दरख्वास्त से हटकर कोई भी रकम शामिल या कम कर सकता है। कराची की बात करें, यहाँ कत्ल एडवोकेट इरफान की नमाज जनाजा शिकारपुर में उनके आबाई इलाके में अदा की गई। इस वाक़े के खिलाफ कराची, सखर और खैरपुर में वकला बरादरी ने रैली निकाली। गढ़ी यासीन में वकला बरादरी समेत बड़ी तादाद में शहरियों ने नमाज जनाजा में शिरकत की। इस वाक़े के खिलाफ कराची, सखर, शिकारपुर और खैरपुर में वकला ने अदालती कार्रवाइयों का बॉयकॉट भी किया, मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। वकला ने कराची प्रेस क्लब तक रैली निकाली। लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी के बादल गहरे होते जा रहे हैं। बागों का शहर फ़िज़ाई आलूदगी में दूसरे नंबर पर आ गया है। बागों के शहर पर फ़िज़ाई आलूदगी की चादर छाई रही है। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 209 तक जा पहुंचा है। शहर में सबसे ज़्यादा 361 एयर क्वालिटी इंडेक्स गुलबर्ग में रिकॉर्ड किया गया। माहिरीन सेहत का कहना है कि फ़िज़ाई आलूदगी इंसानी सेहत के लिए ख़तरे का बाइस है। शहरी एहतियात का दामन हाथ से हरगिज़ ना छोड़ें। और ये मंजर क्या ऐसे ही रहेगा? स्मोक से धुंधलाए लाहौर को मजीद आलूदा करने वाले बड़े बड़े खतरे मंडला रहे हैं, जो स्मोक को भगा नहीं रहे बल्कि जमे रहने में मदद दे रहे हैं। शाहीन मशाल रिपोर्ट कर रही हैं। स्मोक पर काबू पाने के लिए इंतजामिया वही पुराने रवायती तरीके अपना रही है, जो कोई खास सूदमंद साबित नहीं हो रहे। वजह है बड़े बड़े खतरात को नजरअंदाज करना। ये खतरात हैं क्या? आइए इस पर नजर दौड़ाते हैं। लाहौर में फिजाई आलूदगी की बुलंद होती सतह, जिसकी बड़ी वजह धड़ाधड़ तामीर होती बुलंदोबाला इमारतें। माहिरीन कहते हैं आसमान को छूती इमारतें जहां भी होंगी, स्मोग इस इलाके में कदम जमाएगी। हाई राइज बिल्डिंग का अमल दखल तो काफ़ी है और फिर वो हवा को रोकते भी हैं। हवा अगर चल रही है तो हाई राइज बिल्डिंग से टकराने के बाद वो आगे नहीं जाएगी। आलूदगी की गहरी चादर को मजीद गहरा करने में दूसरा बड़ा हिस्सा है तामीराती कामों का। पुल की तामीर हो या अंडरपास की,
हर तरफ उड़ती धूल मट्टी आलूदा फिजा को मजीद धुंधला रही है, जहाँ से गुजरते शहरी लाल होती आंखों के साथ बमुश्किल सांस लेते दिखाई देते हैं। इधर आप देखें, यहाँ से जब हम गुजरते हमारी आंखों में जलन शुरू हो जाती है। पीछे से आ रहे हैं, नहीं आगे जाएंगे, नहीं यहाँ से स्मोक जाहिर है, ये डस्ट जो है हमारी आंखों में जा रहा है, मुंह में जा रहा है। यहाँ का लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उनको ये नहीं नज़र आ रहा असल में वो अपनी ड्यूटी पूरी क्यों नहीं कर रहे। उनको ड्यूटी करनी चाहिए कि वो भी इमरान खान उनके सर पे डंडा मारेगा, उनको समझ आएगी कि ये मैंने करना है काम। माहिरीन माहौलियात का कहना है कि धूल मिट्टी पे पानी का छिड़काव भी जरूरी है और हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर्स की मौजूदगी भी, जिस पे इंतजामिया कहीं अमल करती दिखाई नहीं दे रही। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ शाहीन निशाल, समा, लाहौर। वेस्ट इंडीज के खिलाफ होम सीरीज का ऐलान, कौन इन कौन आउट बताएंगे कुछ ही देर बाद। इंसानी पेट और ग़िज़ा के ताल्लुक़ के कई रूप हैं। खुराक कभी भूख ख़त्म करने का काम देती है तो कभी दवा बन जाती है, और स्मोक के दिनों में अगर अच्छी खुराक को ही दवा बना लिया जाए तो कई परेशानियों से बचा जा सकता है। मोहम्मद अली रज़ा की रिपोर्ट। स्मोक के छोटे छोटे ना नजर आने वाले जर्रात इंसानी जिस्म के बहुत बड़े दुश्मन हैं। कोरोना हो या स्मोक, माहिरीन ग़िज़ा क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बेहतर बनाने पर जोर देते हैं ताकि इंसानी जिस्म स्मोक समेत हर बीमारी के साथ बेहतर तरीके से लड़ सके। आप पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, आप अपनी बॉडी को डिहाइड्रेशन होने से बचाएं। तो आप विटामिन सी एनरिच्ड फूड्स हैं वो ले सकते हैं। इंसानी जिस्म के लिए पानी बहुत अहम है। स्मोक के दिनों में इसका इस्तेमाल मुख्तलिफ शक्लों में बढ़ाया जा सकता है। मुख्तलिफ फलों के जूसेस और कहवे का इस्तेमाल भी इन दिनों में इंसानी जिस्म के लिए अच्छा है। अनार के जूस का इस्तेमाल करें। हम उन्हें कहवे सजेस्ट करते हैं। अदरक का कावा, शहद का कावा हो गया, आप मल्टीविटामिन उसके साथ साथ यूज़ करें। इसके अलावा खुश्क मेवाजात के ज्यादा और चिकनाई के कम इस्तेमाल से स्मोक के मनफी असरात से बचा जा सकता है। सर्दियों की शामों में जब खानदान के सब लोग इकट्ठे बैठते हैं तो कहवा और खुश्क मेवाजात एक दूसरे को करीब लाने में मदद देते हैं। ये एक बेहतरीन ग़िज़ा भी है और स्मोक के खिलाफ दवा भी। कैमरामैन खुरम फयाज के साथ मोहम्मद अली रज़ा, समा, लाहौर। अच्छी ग़िज़ा और बहुत सारी एहतियात कोविड को भी दूर भगा सकती है और ओमिक्रॉन से भी बचा सकती है। ओमिक्रॉन की दहशत बढ़ रही है। अमेरिका ने भी पहले केस की तस्दीक कर दी है। सऊदी अरब ने केस सामने आने के बाद इक़दामात मज़ीद सख्त करने का फैसला कर लिया। कोरोना की ख़तरनाक किस्म ओमिक्रॉन ने मुत्तहिदा अरब अमारात और नाइजीरिया में भी एंट्री दे दी। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ होम सीरीज़ के लिए पाकिस्तानी टीम का ऐलान कर दिया गया है। कादिर ख्वाजा हमारे साथ मौजूद हैं। कादिर, बताइए कौन इन हुआ है और कौन आउट? बिल्कुल, सिलेक्टर्स ने टी20 सीरीज के लिए 15 रुकनी जबकि वनडे सीरीज के लिए 17 रुकनी खिलाड़ियों का ऐलान किया और अब्दुल्ला शफीक बतौर ट्रैवल रिजर्व स्क्वाड के साथ रहेंगे, जबकि 3 टी20 इंटरनेशनल मैचेस के लिए बाबर आजम टीम की क़यादत करेंगे और दीगर खिलाड़ियों में नायब कप्तान शादाब खान, आसिफ अली, फखर जमान, हैदर अली, हारिस रऊफ, इफ्तिखार अहमद, खुशदिल शाह, मोहम्मद हुसनैन, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद रिजवान और मोहम्मद वसीम जूनियर भी शामिल है, जबकि शहनशाह अफरीदी, शाहनवाज धानी और उस्मान कादिर भी स्क्वाड का हिस्सा है। स्क्वाड में से इमाद वसीम, शुएब मलिक, सरफराज अहमद, मोहम्मद हफीज और हसन अली को आराम करवाया गया, जबकि कौमी वनडे स्क्वाड में 17 रुकनी खिलाड़ियों में शादाब खान, कप्तान बाबर आजम और आसिफ अली, फखर जमान, हैदर अली, हारिस रऊफ, इफ्तिखार अहमद, इमामुल हक, खुशदिल शाह, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद वसीम जूनियर, मोहम्मद हुसनैन, सऊद शकील, शहीनशाह अफरीदी, शाहनवाज धानी और उस्मान कादिर जो है वो वनडे स्क्वाड का हिस्सा है। तो हसन अली के लिए चीफ सिलेक्टर मोहम्मद वसीम कहते हैं कि इंजरी के बाद नॉन स्टॉप क्रिकेट खेलने वाले हसन अली को जो है उनकी मुशावरत से आराम दिया गया और स्क्वाड की तादाद कम करने की वजह से शुएब मलिक, सरफराज अहमद और इमाद वसीम को स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया। बहुत शुक्रिया आपका। पार्किंग के ठेके में 72 लाख रुपए की गड़बड़ के मामले पर केएमसी का हंगामी इजलास 3 घंटे बाद खत्म हुआ। इसी बारे में मजीद बात होगी समा के नुमाइंदे मोहम्मद अली हफीज से। मोहम्मद अली हफीज, ये सारे का सारा मामला आपने उठाया था और मुर्तजा वहाब साहब ने आपसे बात करते हुए कहा था 7 दिन के अंदर अंदर हम जो है वो जिम्मेदारों तक पहुंचेंगे, कानून के मुताबिक सजा देंगे। ये जो इजलास था इसमें कौन कौन आया, किस किस ने छुट्टी मारी? जी बिल्कुल, ये मुर्तज़ा वहाब साहब ने जो है
3 रुकनी तहकीकाती कमेटी जो है वो तश्कील दी थी। अल्ताफ़ हुसैन सारियो जो है इस कमेटी के सरबराह थे, जबकि जो है इंजीनियर ज़फ़र बलोच और डायरेक्टर मीडिया अली हसन साजिद जो है इस कमेटी के मेंबर थे। आज कमेटी ने जो है जब अगस्त में ऑक्शन हुआ था चार्ज पार्किंग डिपार्टमेंट का, उसमें जो ऑक्शन कमेटी थे उसमें शामिल जो लोग थे अफरान थे, उनमें इमरान सिद्दीकी, तारिक सिद्दीकी और एक कोई और साहब थे, उनको तलब किया था। सबसे अहम बात यह है कि ऑक्शन कमेटी के चेयरमैन इमरान सिद्दीकी तलबी के बाद भी जो है इजलास में शरीक नहीं हुए, जबकि 3 बजे इजलास जो है वो तलब किया गया था। शाम 5 बजे जो है डायरेक्टर चार्ज पार्किंग सुमेरा हुसैन जो है 2 घंटे की ताख़ीर के बाद इजलास में पहुंची। जो हमारे ज़राए बताते हैं इजलास की अंदरूनी कहानी जो सामने आ रही है, महकमा चार्ज पार्किंग के हुकाम जो है तमाम मलबा जो है पार्किंग के ऑक्शन का वो ऑक्शन कमेटी पर डाल रहे हैं। यही वजह है कि ऑक्शन कमेटी के सरबराह इमरान सिद्दीकी जो है कई बार कॉल के बावजूद जो है इजलास में नहीं आए। मुर्तज़ा साहब ने दावे किया है, लेकिन जब इजलास ख़त्म हुआ, इजलास कमेटी के सरबराह जब बाहर आए, जब उनसे हमने बात की, हमने कहा कि कोई टाइम बता दें कब तक फाइंडिंग्स आ जाएगी, कब तक कमेटी रिपोर्ट पेश कर देगी। उनका कहना है कोई तारीख नहीं दे सकते। जबकि डायरेक्टर चार्ज पार्किंग उनसे सवाल हमने उनसे पूछा कि आपसे क्या क्या सवाल किए गए, तो उन्होंने कहा कि मैं आप समा के सवाल का जवाब जो है वो नहीं दे सकती। अहम बात यह है कमेटी की KMC की तारीख रही है, कई बार मामले पे जो है कमेटियाँ बनी लेकिन उसके नताइज नहीं आते। अब सबसे अहम मसला है समा ने तमाम रिपोर्ट जो है शवाहिद के साथ दी थी, अब देखना यह है कि तहकीकाती कमेटी जो है उसकी क्या नताइज आते हैं। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली हफीज़, आपने अपडेट किया। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कानून साजी को बिल्डोज क्यों किया? मुत्तहिदा अपोजिशन ने एहतजाजन पार्लियामान की कौमी सलामती कमेटी की इन कैमरा ब्रीफिंग के बॉयकॉट का ऐलान कर दिया। पार्लियामान को रबर स्टैम्प के तौर पर इस्तेमाल किया जाना अफसोसनाक करार दे दिया। उस्मान खान इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं। अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ एक बार फिर मुतहिद हो गई। पार्लियामान की कौमी सलामती कमेटी में मशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ की इन कैमरा ब्रीफिंग का बायकाट कर दिया। मुत्तहिदा अपोजिशन ने बाहमी मशावरत के बाद एलामिया जारी किया। कहा ब्रीफिंग का बायकाट मुश्तरका इजलास में कानून साजी को बुलडोज करने के खिलाफ किया जाएगा। मुत्तहिदा अपोजिशन का मौक़िफ़ है कि हुकूमत पार्लियामान को रबर स्टैम्प के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। कौमी और अवामी अमूर को पार्लियामान में लाया ही नहीं जा रहा। हुकूमत ने अमलन पार्लियामेंट का बायकाट कर रखा है। पार्लियामान को मुसलसल नजरअंदाज करके मामलात इन कैमरा ब्रीफिंग से चलाए जा रहे हैं। इन हालात में तो 6 दिसंबर की इन कैमरा ब्रीफिंग महज किसी नए हुकूमती तमाशे की राह ही हमवार करेगी। एलामिया में करार दिया कि जमहूरियत में बुनियादी आईनी हकूक और अवामी फोरम पार्लियामेंट है। वजीर आजम कश्मीर समेत अहम कौमी मामलात पर इजलासों में शरीक नहीं हुए। अपोजिशन ने कौमी सलामती मशीर को बेइख्तियार और महज नुमाइशी करार दिया। इस सादगी पे कौन न मर जाए खुदा। ना अहली केस में सेनेटर फैसल वावडा का दोहरी शहरियत छोड़ने का कोई सर्टिफिकेट होने से ही इजहार लाइल्मी। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली की रुकनियत छोड़ने की बुनियाद पर मुकदमा खारिज करने की सदा मुस्तरद कर दी। समाअत जनवरी 2022 तक मुलतवी करने की दरख्वास्त भी नामंजूर कर दी गई। जुल्करनैन इकबाल रिपोर्ट करेंगे। तहरीक इंसाफ के सेनेटर फैसल वावडा नाहली केस में वकील के अहले खाना की बीमारी का जवाब लेकर खुद इलेक्शन कमीशन में पेश। कहा मैं तो पैदा ही दोहरी शरीयत के साथ हुआ था। दोहरी शरीयत छोड़ने का कोई सर्टिफिकेट भी होता है क्या? मुझे तो किसी भी मुल्क की किसी कागजी कार्रवाई का इल्म ही नहीं। साथ ही बोले अब इल्म हुआ है तो सर्टिफिकेट लेने की कोशिश करूँगा। फैसल वावडा ने कहा उनके खिलाफ केस बतौर MNA था। इस नशिस्त से मुस्तफी हो चुके मुकदमा अब गैर मुअस्सर होने पर खारिज किया जाए। साथ ही समाअत 5 या 6 जनवरी तक मुअख्खर करने की इस्तदा भी कर दी। समाअत के बाद मरियम नवाज से अपना मवाजना भी शुरू कर दिया। मरियम नवाज को इतनी तारीखें मिल रही है यार, तो उससे तो मुझे कमी मिल रही है ना। 5 दफा तो ये मौके आखिरी मौके मिल चुके हैं, तो क्या खास बात है जो किसी और में नहीं? देखिए सभी को उन्होंने कहा, बाकी ने भी जवाब जमा नहीं कराए, उनको भी पाबंद किया है, मुझे भी पाबंद किया है। जैसा इलेक्शन कमीशन हुक्म है वैसे तामील हो रही है। समाअत के दौरान चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोले तस्लीम शुदा है कि आप दोहरी शरीयत के हामिल थे। वकील के आने की जरूरत ही नहीं थी, तहरीरी दलाल भिजवा देते। अब मुकदमात निपटाकर अगले इलेक्शन की तैयारी करनी है। कमीशन ने तमाम फरीकैन को तहरीरी मारूजात और दलाइल के लिए आखिरी मौका देते हुए समाअत 23 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। वफाकी टैक्स मुहतसिब डॉक्टर आसिफ महमूद जा का कहना है कि करप्शन में मुलव्वस टैक्स अफसरान के खिलाफ मुल्कीर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। अगर टैक्स हुकाम ने हमारी तजावीज़ न मानी तो 6 माह की कैद का इख्तियार रखते हैं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी टैक्स मुहतसिब का कहना था कि 1 साल में 3,500 के करीब टैक्स दहिंदगान की दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। गुज़िश्ता 2 माह में 636 शिकायत का इजाला किया गया और ज़्यादातर फैसले
टैक्स दहिंदगान के हक़ में किए गए। उन्होंने कहा कि मैं FBR से आया हूँ, इसलिए मालूम है कि लोगों को कैसे गैर ज़रूरी नोटिस भेजे जाते हैं। वफाकी टैक्स मुतसिब ने बताया है कि लाहौर में बोगस दस्तावेज़ात पर गाड़ियाँ रजिस्टर करने वाले कस्टम ऑफिसर को गिरफ्तार किया गया है। UN मिशन अफ्रीका में खिदमात के दौरान शहीद पाक फ़ौज के हवलदार मोहम्मद शफीक को मियां चन्नू में सुपुर्द खाक कर दिया गया। ISPR के मुताबिक हवलदार मोहम्मद शफीक UN मिशन सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में खिदमात अंजाम दे रहे थे। हवलदार शफीक की नमाज जनाजा मियां चन्नू में अदा की गई। शहीद को पूरे फ़ौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया गया। हवलदार शफीक ने पसमानदगान में बेवा और 3 बच्चे छोड़े। हवलदार शफीक रवा साल फरवरी में UN मिशन में शामिल हुए थे। अब तक पाकिस्तान के 162 एहलकार अमन मिशन में खिदमात अंजाम देते हुए जामे शहादत नोश कर चुके। खैरपुर टामेवाली में पाक फ़ौज की ओकाड़ा फॉर्मेशन की जंगी मशक़ें, टैंकों से फायरिंग और जंगी सलाहियतों का मुजाहरा किया गया। ओकाड़ा फॉर्मेशन की जंगी मशक़ों का मुआयना सऊदी अरब की मुसल्लह अफवाज के वफ़द ने भी किया। सऊदी वफ़द ने जंगी मशक़ों के मकासद, हुनरमंदाना मनसूबाबंदी और पेशा वाराना महारत को सराहा। मेहमानों ने मशक़ों में शरीक जवानों की ऑपरेशनल तैयारियों और तरबियती मयार की भी खूब तारीफ़ की। मुख्तलिफ स्कूल्स, कॉलेजेस के असातिज़ा और तलबा तालिबात ने भी फ़ौजी मशक़ें देखीं और जंगी आलात में खुसूसी दिलचस्पी का इजहार किया। आपको दिखाएंगे कि झंग के इलाके में 5 अफराद को जायदाद के तनाज़े पर किस तरह मौत के घाट उतारा गया। सफ़ाक मुल्ज़िमान ने कानून की आंख में धूल झोंकने के लिए ड्रामा रचाया। गुत्थी सुलझी कैसे, अरशद खान से जानिए। आज आपको ऐसी दर्दनाक खबर सुनाने जा रहा हूँ जहाँ जमीन पर रिश्तों की इमारत ना बन सकी, खून की नदियाँ जरूर बह गई। जंग की तारीख में ऐसा वाकया ना पहले कभी हुआ और ना कभी सुना। जंग के इलाके अहमदवाला में पुलिस को इतला मिली कि बेटे ने पसंद की शादी ना होने पर माँ, बाप और बहन को कत्ल किया, फिर फरार हो गया। और अब आपको बताएं कि जंग में सफाक बेटे ने माँ बाप और बहन को कुल्हाड़ी के वार से कत्ल कर दिया है। पुलिस के मुताबिक ये वाकया जो है इब्तिदाई तफ्तीश के दौरान रिश्ते के तनाज़े पर जो है पेश आया है। लेकिन अचानक कहानी में नया मोड़ आता है। मफरूर करार दिए गए बेटे की लाश घर के बाहर गड्ढे से मिलती है। 7 भैन भाई थे, 5 भैन भाई अल्लाह ने प्यारे हो गए, 2 भैन रह गई थी। मैं अपनी भैनों के कातिल जिंदा नहीं देखना चाहती दुनिया पे। पहले भी इनका एक भाई कत्ल हो गया था, जो सर्दियों की रातें थी तो बाहर कत्ल हुआ, किसी बाहर के बंदे ने कत्ल किया। उसका भी कोई बाद में कुछ पता नहीं चला कि किसने कत्ल किया किसने नहीं। पुलिस ने मुकदमा कटवाने वाले मुद्दइयों को शामिल तफ्तीश किया, बारी बारी सवालात किए तो कड़ियां मिलने लगी कि ये ज़मीन है ना, ये हम ले लें। कुछ साथ रलाए भोजवाने, 2 आप थे, भोजवाने से कहने लगे केला किला 1 एकड़ ज़मीन का देंगे आपको, ये काम करना। वो भी आ गए, ये भी मिल गए दोनों। वो इन्होंने मार कर, आपको गड़ा दिखाएंगे, गड़े से पुलिस निकाल कर ले गई है। इधर है गड़ा वो। दौरान तफ्तीश पुलिस को पता चला कि पसंद की शादी का कोई मामला था ही नहीं। सुतेले बेटों ने 14 एकड़ ज़रूरी जमीन हथियाने के लिए खानदान कत्ल किया। इसमें जायदाद का मसला था। ये जो मकतूल अल्ताफ़ है, जो घर का सरबराह था, इसने 2 शादियां की हुई थी। पहली बीवी से इसके 2 बेटे थे, अख्तर और असगर, जो कि हमारे अब मरकज़ी मुल्ज़म हैं, और दूसरी बीवी से इसके 4 बेटे और 1 बेटी हुई थी। मुल्ज़िमान ने इस हौलनाक जुर्म के लिए शूटर को फी कत्ल 1 लाख रुपए दिए थे। हमने कत्ल किया है भाई को, माँ को, बाप को, बहन को। घरेलू परेशानियों की वजह से तंग आके गलती होगी जी, पछताने हैं हुण जी। लाख रुपये लाए किसी एक आदमी से दिया था, वो नहीं आया कत्ल करने,
फिर मेरी मजबूरी बन गई नाल कराने के लिए। लालच की आग में अंधे होने वाले ये मुजरिमान भूल गए कि जुर्म कभी नहीं छुपता, एक दिन सच सामने आता है। मोहम्मद अरशद खान, समा, झंग। और बुलेटिन के आखिर में जानिए, मीरपुर यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों ने सेल्फ ड्राइविंग कार कर ली तैयार। रिजवान अकरम रिपोर्ट करेंगे। हम किसी से कम नहीं, ये साबित किया है मीरपुर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तलबा ने। बगैर ड्राइवर के चलने वाली गाड़ी तैयार कर ली। सेल्फ ड्राइव लोडर का सनती नुमाइश में अमली मुजाहिरा किया गया। प्रोजेक्ट के सरबराह कहते हैं गाड़ी तैयार करने में 4 बरस लगे। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक प्रोजेक्ट था जो हमें दिया गया था 14.5 मिलियन का, कि हमने पाकिस्तान की पहली सेल्फ ड्राइविंग स्मार्ट व्हीकल बनानी है, जिसका मकसद ये था कि ये इंडस्ट्री के लिए सामान एक जगह दूसरी जगह ले जा सके विदाउट ह्यूमन ड्राइवर। अब ये इसकी जो टोटल लागत है वो है हमारे पास 1.3 मिलियन, और इसकी जो ओवरऑल जो फंक्शनैलिटी है वो आउटस्टैंडिंग है। पाकिस्तान में ये फर्स्ट टाइम टेक्नोलॉजी यहाँ पर लॉन्च की गई है। ओवरऑल पूरी दुनिया इस पर काम कर रही है। पाकिस्तान में सेल्फ लोडर मशीन पहली बार तैयार की गई है। इसे सेंसर्स की मदद से कंट्रोल किया जाता है। मीरपुर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की सनती नुमाइश में रखे गए मॉडल्स और तलबा के आइडियाज को देखकर लगता है कि पाकिस्तानी नौजवान बहुत कुछ कर सकते हैं।